हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने यूपी पीसीएस एंड आरओ वाले एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर की मैगजीन आती है आई दृष्टि या घटना चक्र की, उसको कवर कर लिया था। उसका पार्ट 1 हो चुका था। इस वाली वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। एंड पार्ट 2 में बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, साइंस एंड टेक, ये 3 चीज़ें कवर होंगी। जिसके बाद इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड शॉर्ट न्यूज़ हमारी बचेगी, जिसे हम लास्ट में कवर कर लेंगे। नाउ इससे पहले कुछ बातें। पहली बात ये कि जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट है, जो स्पेशल सेगमेंट है इस करंट अफेयर की मैगजीन का, उसे मैंने आपको बताया था कि अलग से वीडियो बना दूंगा अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हम यूपी के करंट अफेयर्स एंड यूपी के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आराम से कवर कर लेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, तो जिसने नहीं देखा जाके देख सकते हो आप। एंड इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक दो बात और, कि नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे आपको। करंट अफेयर्स की वीडियोज़ यूपी पीसीएस के प्लेलिस्ट में, एंड साइंस एंड टेक का जो यूपी पीसीएस एंड आरओ में जो साइंस एंड टेक आता है, वो भी आपको यूपी पीसीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ करंट अफेयर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स का कुछ डाउट था कि उनको क्या करना है। देखो, ये जो मैगज़ीन है ये आपने देख ही ली है, ये वाली, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। या तो इसका कहीं से सॉफ्ट कॉपी आप जुगाड़ कर लो, ठीक है, या तो सॉफ्ट कॉपी ले लो, या फिर कहीं से कहीं भी किसी भी स्टेशनरी पे जाके हार्ड कॉपी ले आओ इसकी। एंड जो जो मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, उसे जैसा बता रहा हूँ, जितना करने को कह रहा हूँ, उतना आप देख देख के मार्क करते रहो। जस्ट वहीं पर मार्क कर लो, जिससे कि याद रखने में काफ़ी सॉर्टेड फील होगा। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल अब ये वाला कतर वाला सीन हुआ था अभी, ठीक है, इंडियन नेवी के वेटरन्स के साथ, तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। सो मैं बता दूंगा कि इसमें क्या क्या काम का है आरओ एंड यूपीपीसीएस के लिए, क्या क्या काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें क्या क्या फालतू की चीज़ें दे रखी हैं जो कि आपको याद नहीं रखनी। सो आप उतना मार्क कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर, उसमें है क्या कि आप सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रीन ट्रांसलेट, ठीक है। उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें बस ये है कि आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा होगा वो स्कैन कर लेगा तुरंत, किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा वो। एंड उसको स्कैन करने के बाद वो हिंदी टू ट्रांसलेट कर देगा, इंग्लिश टू हिंदी। तो आप उसे वैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर जो भी है उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अगर मेरी राय मानोगे तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। ओके, नाउ अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो देखो, कतर, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला का एक कंट्री है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखते हो सऊदी अरेबिया, ये पूरा ऐसे, ओके। यहीं पर एक यूएई, जहाँ पर, जिसे आप दुबई कह सकते हो, ये ओमान है साइड में, ये यमन है, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ है, इधर पर्शियन गल्फ में ही कतर है। एंड बीच में एक आइलैंड टाइप का है बहरीन, ठीक है। ऊपर कुवैत है, देन आप इराक मिल जाएगा, ईरान मिल जाएगा, जॉर्डन मिल जाएगा, और यहाँ पर इसराइल वाला रीजन है। सो हुआ क्या है, कतर में इंडियन नेवी के कुछ वेटरन्स को फांसी की सज़ा सुना दी थी, ठीक है, डेथ पेनल्टी दे दी थी। उनका कहना ये था कि जो इंडियन नेवी के वेटरन्स हैं वो स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कतर से इन्फॉर्मेशन इलीगली रूप से वो इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि गलत था। एंड कतर ने बाद में उनको रिलीज़ भी कर दिया है बिकॉज ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेशर, ठीक है। सो अब इस मुद्दे पर इससे ज़्यादा कुछ भी जानना ठीक नहीं है, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। बट आपको करना क्या है, एक तो ये मैप, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लेगा। सऊदी अरेबिया से क्या इसराइल कहीं तक कनेक्ट होता है क्या? जेरूसलम, या फिर उसकी इसराइल की कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? ओमान, यमन। सो इस टाइप के जो आपके कन्फ्यूजन भरे कुछ भी रह सकते हैं, मैपिंग भरे, तो उन मैपिंग को काउंटर करने के लिए आपको इसे अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पर्शियन गल्फ में या पर्शियन गल्फ से कनेक्ट होने वाले कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। तो अगर वो इराक की जगह ईरान बोल देगा, देन आपका आंसर गलत। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनको आपको अच्छे से काउंटर करने के लिए मैपिंग को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मैपिंग आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है नाउ। बट फिर भी कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, की बात हो रही है। अरेबियन पेनिनसुला में कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन। याद रखना है इसमें टर्की नहीं आता है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं आता है, ठीक है, इसमें इसराइल नहीं आता है, ठीक है, इसमें पैलेस्तीन नहीं आता है। तो ऐसे इन कुछ कंट्रीज़ के नाम याद रखना है जो कि इसमें नहीं आते हैं, ओके। अगेन अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हो तो आप जानते हो ये एक हॉट एंड एरिड क्लाइमेट है वहाँ। जब आप भी यूएई या फिर किसी भी मूवी में देखोगे सऊदी अरेबिया, तो रेगिस्तान मरुस्थल दिखेगा आपको। मरुस्थल मतलब कहीं ना कहीं गर्म जगह है, एरिड क्लाइमेट है, शुष्क वातावरण है, सूखा सूखा है, तो बहुत ही कम वर्षा होती है, रेनफॉल कम होती है। उस डेजर्ट का नाम क्या है? रुबल खाली डेजर्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर एक माउंटेन है, सरावत माउंटेन, इन दोनों को नाम याद रख लो, ठीक है। एंड अरेबियन पेनिनसुला की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? जबल अन नाबिसुयाब, ठीक है। ये कहाँ पर है? यमन में है। यमन कहाँ था हमारा? यहाँ पर, ओके। नाउ अब देख रहे हो इसमें इतना कुछ लिखा था, एटलीस्ट मैंने एक बार रीड कर लिया तो आपका काम यहाँ से आसान हो जाता है कि आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस ये मैपिंग ध्यान रखनी है एंड इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन
एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात हो रही है। कौन रिलीज़ करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज़ करती है। ठीक है, इसमें 180 कंट्रीज़ का डेटा होता है, मतलब 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग होती है। रैंकिंग होती है 0 से लेके 100 तक स्कोर दिया जाता है हर एक कंट्री को। 100 स्कोर मतलब ज़्यादा बेटर कंट्री है, कम करप्शन है वहाँ पर। 0 स्कोर, जितना कम स्कोर है उतना ज़्यादा करप्शन है वहाँ पर। ओके, नाउ इंडिया को स्कोर दिया गया है 39, इंडिया की रैंक है 93 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है इंडिया के स्कोर, इंडिया का रैंक। ओके, फर्स्ट 3 कौन है? डेनमार्क, देन फिनलैंड, देन न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये 3 याद रख रहे हैं। इनका स्कोर भले ही आप मत याद रखो, बट इतना याद रख लो कि ये 85 टू 87 टू 90 के आसपास के कहीं के हैं, मतलब 90 प्लस का कोई नहीं है। ओके, सो डेनमार्क। अब इसे कैसे याद रखोगे? अगर करप्शन आपको कम करना है किसी भी देश में, तो आपको मार देनी पड़ेगी, एक तरीके से मारना पड़ेगा। जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट लोग हैं, उन्हें मारना पड़ेगा। सो डेनमार्क। दूसरा करप्शन कैसे है? सबको फन दे दो, सबको खुशियाँ दे दो। ठीक है, खुशी दे दो मतलब फन दे दो, फन दे दो मतलब फिनलैंड। ठीक है, सो फिनलैंड। अब फिनलैंड की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड भी याद रख लो। ठीक है, सो अगर इसे इस तरीके से देखोगे तो डेनमार्क, देन फिनलैंड यहीं पर है। भाई न्यूजीलैंड अगर मैप में देखोगे तो यहाँ पर है। अब कैसे यहाँ पर है, एक सेकेंड, जैसे कि मैं हमेशा मैप बनाता हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये बनता है जाके यूरेशिया। ठीक है, यहाँ पर जाके कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन न्यूजीलैंड है हमारा। ओके, ये न्यूजीलैंड है। सो ये जो रीजन है, यहाँ पर आपके 2 कंट्रीज़ मिल गए, फिनलैंड एंड डेनमार्क, एंड जो थर्ड है न्यूजीलैंड, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो एक आइडिया रखोगे ना दिमाग में, अगर मैपिंग थोड़ी सी भी करी है तो ये चीज़ याद हो जाएगी। नेक्स्ट बात क्या है, देखो, जहाँ पर जिस भी कंट्री में करप्शन कम होगा, ठीक है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी अच्छा होगा, मतलब कानून अच्छा चल रहा होगा। सो जो कंट्रीज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप कर रही हैं, वो रूल ऑफ लॉ वाले इंडेक्स में भी टॉप करेंगी। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करनी है, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कहीं से कहीं तक। इंडिया की रैंक आपको बताई दी है, ऊपर लिख दिया है, तो ताकि बीच में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एंड अगेन एक बात और ध्यान रखनी है, जो इंडिया की रैंक है, ओके, 93। सो इस 93 रैंक से पहले कौन आता है? सो जस्ट भूटान आता है, एंड चाइना आता है। सो कोई पूछे इंडिया से बेटर स्कोर किसका है, तो भूटान एंड चाइना का है इंडिया के नेबर्स में। इसके अलावा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान बाद में आता है, देन अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका सब बाद में आते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि रिपोर्ट जारी करता है, उसकी बात करते हैं, तो एक एनजीओ है, ठीक है, जो कि 1993 बर्लिन जर्मनी में फाउंड हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन में। एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ये 2 रिपोर्ट्स ये जारी करता है। ठीक है, जिसमें कि पहली वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अक्सर ये एग्ज़ाम से पूछी जाती है। नाउ अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो मैं एटलीस्ट आपको ये बता पाऊँगा कि क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। 7th इंडियन नेपाल जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या हुआ था, बट वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है। अगेन याद रखो कि पीएम कौन है नेपाल के? पुष्पा राज की मूवी आने वाली है ना, पुष्पा भाव की, सो वैसे याद रख लो, पीएम है पुष्पा। फिर प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र जी। तो देखो रामचंद्र जी झुक नहीं रहे, क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने जस्ट अभी देखा था आपने, उत्तराखंड में एक रीजन है काला पानी, उसको भी क्लेम करने की बात करी थी नेपाल ने। ठीक है, वो झुक नहीं रहा है, तो झुक नहीं रहा है मतलब पुष्पा। ठीक है, और झुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उनका नाम ही रामचंद्र जी है। ठीक है, तो उनके आगे कौन झुकता है? तो इस टाइप से आप, मैंने बना दिया, आप थोड़ा कनेक्ट कर लोगे तो याद हो जाएगा। अगेन अब जयशंकर जी वहाँ क्यों गए थे? बिकॉज उन्होंने इनॉग्रेट की थी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी काठमांडू में। ठीक है, अगेन HIT फॉर्मूला की बात हो रही है, तो पीएम मोदी ने 2014 में जब नेपाल गए थे तो HIT फॉर्मूला दिया था। HIT मीन्स वॉट? H फॉर हाईवेज़। ठीक है, हाईवेज़। I फॉर आईवेज़, मतलब I मीन्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड T फॉर ट्रांसवेज, मतलब कनेक्टिविटी। सो HIT फॉर्मूला पूछता है कौन से देश से रिलेटेड है, तो नेपाल आपका आंसर होना चाहिए। बाकी ऐसे पूछता नहीं है, बट थोड़ा अलग सी चीज़ है, इसलिए मैंने टर्म है तो मैंने लिख दिया था वहाँ। बाकी एज सच यहाँ पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अगेन नेपाल का कितना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ? तो 1850 किलोमीटर। कौन कौन से स्टेट लगते हैं? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इनको बना के दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार। सो ना ये हम सिर्फ नेपाल से कंसिडर कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर बनाने की ज़रूरत है नहीं। सी नेपाल आपका ये रहा। ओके, आई होप सब क्लियर है। सो पहला उत्तराखंड, देन यूपी, देन बिहार, देन सिक्किम, बट यहाँ से हल्का सा टच होता है चिकन नेक कॉरिडोर से हमारा वेस्ट बंगाल। सो एक
2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल से बॉर्डर करते हैं। नाउ ओके, इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी करते हैं इंडिया नेपाल के बीच में? तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है। बेसिकली लास्ट में मैं क्या करूँगा, जब करंट अफेयर्स करा ही रहा हूँ तो लास्ट में कुछ कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेज हो गए, ठीक है, जैसे कि डेज एंड डेट्स हो गए, जैसे कि पर्सन एंड न्यूज़ हो गए, ठीक है, एंड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, न्यूज़पेपर्स जो न्यूज़ में रहे हैं, कुछ ऑथर्स रहे हैं, बुक्स रहे हैं, उन पर हम अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम आराम से बात कर लेंगे। तो एटलीस्ट अगर अभी पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना सूर्य किरण किससे होती है, कहाँ से रिलेटेड है, नेपाल और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगेन इंडिया और नेपाल दोनों ही ऐसे मल्टीपल फोरम्स हैं, मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जिनके पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नॉन अलाइंग मूवमेंट जो नैम मूवमेंट था जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, एंड सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नाउ क्या आपको इनके बारे में याद रखना है कुछ? देन आई कैन एश्योर यू कि आपको इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं हर बार बॉडी से, जैसे कि इस बार G20 और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, नाउ बॉर्डर डिस्प्यूट क्या था? तो आपको पता है काला पानी का डिस्प्यूट था। इसके अलावा लिम्पियाधुरा एंड लिपुलेख पास जो है इंडिया का उत्तराखंड में, बेसिकली उत्तराखंड में माना, लीती एंड लिपू, ये 3 पास है जो इंडिया और नेपाल और तिब्बत वाले रीजन को ज्वाइन करते हैं। बट जो लिपू पास है वो ट्राई जंक्शन पास है एक तरीके से इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत का, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बार बार चाइना के कहने पर नेपाल इसे क्लेम करने की कोशिश करता है, ओके, चाइना के प्रभाव में। अगेन एक सस्ता रीजन है जो भी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसे भी ये क्लेम करता है, ठीक है। तो 3 थे उत्तराखंड के एंड 1 था बिहार का। इसके अलावा ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहीं से कहीं तक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे बेसिकली, उसमें कौन जीता? शेख हसीना जीती हैं फिर से, ठीक है। इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्या पार्टी है, कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नाउ UAE में फर्स्ट हिंदू टेम्पल बना है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, भाई बताता हूँ, सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो UAE में BAPS स्वामीनारायण टेम्पल बनाया गया है अबू धाबी में, ठीक है। इंडियन PM मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट भी किया था, ठीक है। फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन द गल्फ नेशन, अगेन बिल्ट बाय, अब किसने बिल्ट किया? सो BAPS की फुल फॉर्म क्या है? बोचा सनवासी अक्षर, जैसे अक्षरधाम टेम्पल है ना, तो अक्षरधाम टेम्पल जो हमारा दिल्ली में है वो भी इसी संस्था ने बनाया है। तो इस संस्था का नाम है पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान, तो याद रखना है नाम, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे कि BAPS मीन्स अक्षरधाम से रिलेटेड है, P मीन्स पुरुषोत्तम, S मीन्स संस्थान, ठीक है। फिर कौन सी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया है? तो नागर स्टाइल। एक बात और, जो राम मंदिर बना था अयोध्या में वो कौन से स्टाइल में बना है? नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा स्टाइल में बना था आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है, बिकॉज ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्चर में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं आरों में, सो ध्यान रखना। नागर स्टाइल वाला बनाया कौन सा? ये वाला UAE वाला टेम्पल, इसमें 7 शिखर हैं, ओके। कुछ बातें हैं वही इंपॉर्टेंट है। 7 शिखर है तो क्यों है? 7 एमिरेट्स हैं UAE में, 7 स्टेट्स हैं तो उन्हीं को दर्शाते हैं। एंड उस समय UAE के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, वो इतना ज़रूरी नहीं है। एक बात और, अयोध्या वाले राम मंदिर की तरह इसमें कोई भी आयरन एंड फेरस मिनरल का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, मटेरियल कोई भी यूज़ नहीं हुआ है, ओके। 2 सेंट्रल डोम है, डोम ऑफ हार्मनी एंड डोम ऑफ पीस, अगेन। सो इतना आपका कुछ काम का नहीं है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी, ठीक है। पढ़ना चाहो तो आप अपनी इच्छा से पढ़ सकते हो जागरूक होने के लिए। अगेन ब्रिक्स की बात करते हैं, मैंने कहा था ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल फोरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो ब्रिक्स की पहले बात बता देता हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो ब्रिक्स, BRICS, ठीक है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। होता क्या है ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जब ब्राज़ील ने प्रेसिडेंटशिप कर ली, अब अगले साल कौन करेगा? रशिया, इसके बाद कौन करेगा? इंडिया, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका, देन वापस ब्राज़ील, ऐसे साइकिल फॉर्मेट में चलता है। बट हुआ क्या इस बार? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2022 में की थे इंडिया ने, ठीक है, 2023 में किया चाइना ने, सॉरी 2021 में किया इंडिया ने, 2022 में किया चाइना ने, 2023 में किया साउथ अफ्रीका ने। अब 2024 में करना था किससे था? ब्राज़ील को। बट इस बार ब्राज़ील जो है वो G20 आयोजित कर रहा है, एंड हर कोई इंडिया की तरह एंड अलग कंट्रीज़ की तरह, पावरफुल कंट्रीज़ की तरह कैपेबल नहीं है कि दो इतने बड़े इवेंट एक साथ करवा ले। इसीलिए ब्राज़ील ने कहा हम G20 करवाएंगे, ब्रिक्स नहीं करवाएंगे, क्योंकि G20 और बड़ा इवेंट है। सो G20 करवाने के ब्राज़ील करवाएगा।
इसलिए ब्राज़ील ने मना किया है। तो ब्राज़ील की जगह, ब्राज़ील के बाद अब रशिया करवाएगा। तो 2025 का कहाँ होगा, कोई पूछ सकता है 2025 का कहाँ होगा, तो इंडिया में होगा, ये याद रखना आप। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। सो रशिया ने इस बार करवाएगा 2024 का। सो व्लादिमीर पुतिन ऑब्वियसली वही इसके चेयरमैन रहेंगे, हेड रहेंगे। इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जो हिंदी वाले हैं कृपया अपने उसमें देखें, ठीक है, अपनी मैगजीन में इसको जो भी थीम है, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसको ध्यान से मार्क करते रहें, ठीक है। होस्ट कंट्री ऑब्वियसली रशिया। मोटो आपको थीम जो भी है वो याद रखना है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके अगेन, हाँ, इस बार 2024 में कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं जो फुल टाइम मेंबर बनेंगे इसके, ब्रिक्स के। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा यूएई भी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो इजिप्ट, ईरान, ये तो ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है वो याद रखने की ज़रूरत कहीं से कहीं तक आपको नहीं है। नाउ ताइवान के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए नए, कौन, विलियम लाइचिंग, ठीक है। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है। एंड ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपे है। ताइवान बेसिकली है कहाँ, फॉर एग्जांपल अगर ये चाइना है, ये इंडिया है, ठीक है, ये चाइना है, तो ताइवान एक आइलैंड है जो कि यहाँ बीचों बीच पाया जाता है, ओके। तो ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपे, ठीक है, याद रखना आप। फिर विलियम लाइचिंगटे हैं, न्यू प्रेसिडेंट है, ओके। अगेन इंडिया ताइवान के रिलेशंस की बात करते हैं तो अनऑफिशियल टाइज़ हैं, कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेंस के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। नॉन अलाइंग मूवमेंट समिट कहाँ हुआ था, 19th का। सो बेसिकली कंपाला में हुआ था। कंपाला कहाँ, युगांडा में है, ठीक है। थीम क्या था, डीपनिंग कोऑपरेशन ऑफ फॉर शेयर्ड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि थीम्स पूछता है ऑब्वियसली वो। फिर युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, योवेरी मसोविनी, ठीक है। युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम थोड़ा देख लेना, ओके। इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, दूसरा कैपिटल क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखोगे, बी फॉर बुरुंडी, आर फॉर रवांडा एंड यू फॉर युगांडा। सो कॉफ़ी आती है ना, ब्रू कॉफ़ी, ठीक है। सो BRU, तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तो इस टाइप से देख सकते हो। दूसरा याद इंपॉर्टेंट रखना है कि लेक विक्टोरिया कहाँ मिलती है, तो युगांडा में मिलती है, तंजानिया में मिलती है, लेक केन्या में मिलती है। फिर ऊपर साउथ सूडान है, देन इथोपिया है, केन्या है, तंजानिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ऐसे ही बहुत सारे 54 कंट्रीज़ हैं टोटल जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। अगेन बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, इन्होंने वेस्टर्न अफ्रीकन ब्लॉक को, इकोवास नाम था इसका ब्लॉक का, इसको क्विट कर दिया है। सो बेसिकली इकोवास था क्या, इकोवास की फुल फॉर्म क्या थी उसको देख लेते हैं सबसे पहले। सो इकोवास बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है। ये जो भी अफ्रीकन स्टेट्स हैं, इनकी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसको इन्होंने क्विट कर दिया है। बेसिकली एक गुट था, एक ग्रुप था, किस लिए, इकोनॉमिक यूनियन के लिए, ठीक है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जैसे कि G20 है, वैसे ही एक ब्लॉक था, ओके। तो 3 साहिल नेशंस हैं। साहिल नेशंस कौन से हैं वो भी देखते हैं। सो बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। बेसिकली साहिल जैसे आप जानते हो ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं हमारे पास इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है ना, इसको कहते हैं साहिल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, साहिल किससे रिलेटेड है, कौन से डेजर्ट से रिलेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, कौन कौन सी कंट्रीज इससे आती हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आपको याद रखना है ये मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड एंड सूडान। साउथ सूडान नहीं याद रखना, ठीक है, कैमरून नहीं याद रखना। सो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसका पार्ट है। एंड इसके बीच में आप देख सकते हो बुर्किना फासो एंड माली एंड नाइजर ने इसे क्विट कर दिया, ठीक है। नाइजर नहीं है, बुर्किना फासो नहीं है, एंड माली कहाँ गया, माली भी नहीं है, ओके। ये रहा माली। अब ये वाले नहीं होंगे, ये तीनों ने इसे क्विट कर दिया है, ठीक है, ओके। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कहीं से कहीं तक। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूलिंग दी है इसराइल वाले मुद्दे पर, इसराइल ने पैलेस्टीन में जो युद्ध चल रहा था उस वाले मुद्दे पर। बेसिकली कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी ध्यान रखने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है वो याद रखना है। 2-3 मुद्दे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूरा थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जो भी है मैं बताऊँगा बस उतना। दूसरा, इसराइल की जोग्राफिक लोकेशन, ठीक है।
जियो पॉलिटिक्स में हम नहीं घुसेंगे। कौन इसके पीएम का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, वो आपको याद रखना है। दूसरा, इसराइल की पोजीशन कहाँ पर है, कौन सी सी से कनेक्टेड है, कौन से कंट्रीज से कनेक्टेड है, ठीक है, सीरिया से कनेक्टेड है या नहीं है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि अगेन अगेन बार बार पूछता रहता है, रिपीट करता रहता है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। बेसिकली मेन जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1945 में, ठीक है। बेसिकली यूएन की मल्टीपल बॉडीज़ हैं, यूएन की मल्टीपल बॉडीज़ में से एक ऑर्गन है, एक 6 बॉडीज़ हैं टोटल, 6 में से एक बॉडी है आईसीजे, आईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे कि वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है ना। ये 1945 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड में इसका पीस पैलेस यहाँ पे हेडक्वार्टर है। ओके, इंडिया से कोई है जज इसमें? तो हाँ, 15 जजेस हैं, 15 में से एक जज इंडिया का है, दलवीर भंडारी जज है इंडिया के। ओके, नाउ डेनमार्क, अभी हमने डेनमार्क देखा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फर्स्ट पे था। अब देखो हमने मार्क पढ़ा ना, इसलिए हमें डेनमार्क से याद हो गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फर्स्ट पे था। सो डेनमार्क के न्यू किंग बने किंग फ्रेडरिक 10th, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ भी फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसका खानदान क्या था, इसके बाप का नाम, दादा का नाम, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना है डेनमार्क एक नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फैरोए आइलैंड एंड ग्रीनलैंड। एटलीस्ट आपको ये 6 8 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज एंड एक आइलैंड है, इतना आपको याद रखना ही रखना है। लोकेशन कहाँ पर है, सो आप मैप में देखोगे तो जहाँ पर यूके है, यूके के साथ आप देख सकते हो इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से। सो यहीं पर है नॉर्वे, स्वीडन, सॉरी चला गया, ओके, ये यूके है। देन एनएसएफ, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों यहीं पर हैं। डेनमार्क उनमार्क यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ से यहीं पर ही बहुत सारे, आइसलैंड इस तरफ है। सो ये जो कंट्रीज़ का ग्रुप है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये है डेनमार्क कहीं ना कहीं, ठीक है। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, 6 कंट्रीज़ के और एक आइलैंड के, ठीक है। सो इसकी जो करेंसी है वो है क्रोन, ठीक है। स्वीडन की भी एक क्रोन है, डेनमार्क की जितनी कंट्रीज हैं, सॉरी नॉर्डिक कंट्रीज हैं ज़्यादातर उनकी क्रोन ही करेंसी है, ओके। गैब्रियल एटल बिकम्स फ्रांस का न्यू प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, गैब्रियल नाम है इनका, गैब्रियल एटल। प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। सो यही हमारे 26 जनवरी को आए थे, हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। अगेन इसके अलावा कुछ भी जानने लायक नहीं है, ओके। फिर यूक्रेन पीस समिट, बेसिकली यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, आप जानते हो, 2-2.5 साल से। एंड उसी लिए उसको मध्यस्थता कराने के लिए बिचौलिए का काम करा है स्विट्ज़रलैंड ने कि हम इसको सुलझा देंगे। अब सुलझेगा उलझेगा पता नहीं, बट कहाँ पर हुआ था आप याद रख लो, स्विट्ज़रलैंड में। यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस की बात करते हैं तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने पोर्ट्स अलायंस लॉन्च किया है टू हार्मोनाइज द मेथड्स इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग स्मगलिंग एंड कॉम्बैट द हब्स इन्फिल्ट्रेशन बाय क्रिमिनल ग्रुप्स। होता क्या है कि यूरोपियन यूनियन या फिर कहीं भी किसी भी देश में आप देखोगे तो अलग अलग ड्रग माफियाज होते हैं। उन ड्रग माफियाज को कॉम्बैट करने के लिए पोर्ट्स अलायंस बनाया गया है, क्योंकि किसी भी देश में ड्रग्स कहाँ से आएंगे, एयरप्लेन से आना बहुत ही रिस्की होता है। वो उसका जो सी मार्क है, सी रूट है, वहीं से एक ईजी ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाता है कि सी के थ्रू ड्रग्स आ रहे हैं, हर देश में यही होता है, बॉर्डर पार करके। सो उसको हार्मोनाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस बनाया है, ठीक है, ओके। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक अफेयर्स में चलते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी। नाउ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात करें, सो इंडिया ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है किसमें, स्पेस सेक्टर में, ठीक है। कौन से रूट से, ऑटोमेटिक रूट से, सॉरी ऑटोमेटिक रूट से। देखो एफडीआई इकोनॉमी का आपका टॉपिक है। एफडीआई को इंडिया में अलाउ करने के लिए, यानी विदेशी पैसा इंडिया में कौन से सेक्टर में किस तरीके से आ सकता है, कौन से रूट से आ सकता है, कौन से रास्तों से आ सकता है, वो 3 रास्ते होते हैं बेसिकली। पहला कैटेगरी 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अमन है, ठीक है, मुझे अमेरिका की किसी कंपनी में, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट में पैसा डालना है, तो मैं 3 तरह से पैसा डाल सकता हूँ। पहला, जाऊँ और ऑब्वियसली खुद ही शेयर खरीद लूँ या खुद ही बॉन्ड्स खरीद लूँ या कुछ भी किसी भी तरीके से पैसा डाल दूँ। दूसरा, पहला रास्ता हो गया। दूसरा ये हो गया, अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करा तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और तब मैं उसके शेयर्स खरीद सकता हूँ, उसे टेक ओवर कर सकता हूँ, जो भी जैसे भी करना चाहूँ। तीसरा ये होता है, दोनों एक मीडियम रूट है, गवर्नमेंट का अप्रूवल भी कुछ कुछ चाहिए होता है एंड ऑटोमेटिक रूट भी चाहिए होता है। अब समझते हैं वापस, एफडीआई इंडिया में किस तरीके से आ सकता है। पहला रूट, किसी बंदे को इंडिया में पैसा डालना है तो 100% एफडीआई अलाउड है, ठीक है, स्पेस सेक्टर में अलाउड है। मतलब अगर बिल गेट्स चाहें तो किसी भी कंपनी में, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को टेक ओवर किया था, उसी टाइप से किसी भी कंपनी को आप 100% टेक ओवर कर सकते हो, 100% एफडीआई डाल सकते हो उसमें, 100% आप शेयर खरीद सकते हो उसके, ऑटोमेटिक रूट से। आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। नाउ कैटेगरी 2 की बात करते हैं। सो अप टू 100% वाया गवर्नमेंट रूट,
मतलब 100% तक कितना भी खरीदो, चाहे 0 खरीदो चाहे 1 खरीदो, एक भी शेयर खरीदोगे तो एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट रूट, 1% भी खरीदोगे तो गवर्नमेंट रूट आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी फिनटेक कंपनी है तो आपको कॉमर्स से बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके बेसिस पे आपको वहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तीसरा है इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्मेट, गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, सो आप समझ गए होगे अब ऑटोमेटिक रूट है क्या। इसके अलावा कुछ भी बोल बच्चन वाली बातें हैं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछ लेता है टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से थे 2022 से लेकर 23 तक। FDI जहाँ पर सबसे ज़्यादा आया था, सर्विस सेक्टर, देन कंप्यूटर सेक्टर, ट्रेडिंग, टेलीकॉम एंड ऑटोमोबाइल। ऐसे ही टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पर FDI सबसे ज़्यादा आया था, तो आप जानते हो महाराष्ट्र ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे एक्सचेंज, ये सब यहीं पर है। दूसरा कर्नाटका, कर्नाटका क्यों, क्योंकि बेंगलोर एक हब है। ठीक है, तीसरा गुजरात, क्योंकि गुजरात में अच्छी खासी व्यापारी मंडली है। तीसरा दिल्ली कैपिटल है, एंड चौथा तमिलनाडु। फिर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। ठीक है, गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। ठीक है, देखो रेपो रेट, SDF, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। रेपो रेट बेसिकली कितना होगा, मान लो कि 6.5% है। ठीक है, 6.5 है रेपो रेट। रेपो पर 0.5 प्लस करोगे तो वो बन जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसे बैंक रेट भी कहते हैं। बेसिकली बैंक रेट क्या होता है, पेनल्टी रेट होता है। ठीक है, अगर कोई भी बैंक है, अगर वो पैसा चुका नहीं पाई टाइम से, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी कि बैंक रेट तय करेगा, वो कितना होगा 6.75। ठीक है, ऐसे ही MSF क्या है 6.75, एंड रेपो से अगर आप 0.25 माइनस करोगे तो बन जाएगा SDF। ठीक है, ये कितना है 6.25। सो ये सब वही लिखा हुआ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एंड यहाँ पर भी। ओके, नाउ PM मोदी ने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन ग्रेटर नोएडा 2024 में। इसको इनॉग्रेट किया था, इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा का, IITGN। ठीक है, अब ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यूपी के GK में भी बनता है इसका आंसर, तो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से याद कर लेना, बल्कि रट्टा मार लेना। अब ये जो भी बना है, ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है किसका, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का। ओके, फिर एक स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोशन फॉर कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कोल गैसिफिकेशन या फिर लिग्नाइट गैसिफिकेशन। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस। सिन गैस क्या होता है पहले वो समझो। बेसिकली सिन गैस क्या है, CO2 + H2 तो है ही इसमें, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब एक एटम कार्बन का देन ऑक्सीजन का, ये कंबाइन होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। CO2, H2O, CH4 ये भी हैं। ठीक है, इनको एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कर लो, फ्यूल गैस बना लो, उसी को सिन गैस कहते हैं। ठीक है, कंबाइन करके, मतलब सिन गैस का फुल फॉर्म ही क्या है, सिंथेटिक गैस। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखना। बस इतना ही काम का था, ये काम का नहीं है। अगेन इंडिया की पहली नेशनल हाईवे बनाया जो कि स्टील स्लैग रोड से बना है। ठीक है, स्टील स्लैग क्या है, बेसिकली जब स्टील कहीं किसी इंडस्ट्री में स्टील का काम हो रहा है, स्टील का बहुत सारा वेस्ट निकला है, उस वेस्ट को यूज़ करके आपने क्या बनाया, कोलतार की तरह यूज़ करा है एंड रोड आपने बनाई है उससे। ओके, सो स्टील वेस्ट को वेस्ट टू वेल्थ का है ये, वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, तो अक्सर ये टर्म न्यूज़ में रहता है, वेस्ट टू वेल्थ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। सो वही चल रहा है, स्टील को एज अ वेल्थ यूज़ करा जा रहा है। ओके, ऐसे कि फ्लाई ऐश आपने सुना होगा, फ्लाई ऐश को भी यूज़ करने पे गवर्नमेंट कहती है कि फ्लाई ऐश को भी यूज़ करो। ठीक है, एंड RO और UPPCS ने पूछा अभी तक फ्लाई गैस कहाँ से बनता है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या फ्लाई ऐश आपका जो ईंट के भट्टे होते हैं, ठीक है, ब्रिक्स वाले जो भट्टे होते हैं जहाँ ब्रिक्स बनती है, वहाँ जो धूल मिट्टी होती है वहाँ से बनता है। ठीक है, इन दो में से फ्लाई ऐश किससे बनता है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, आप मुझे कमेंट में बताओ। सो स्टील स्लैग रोड पहला कौन सा बनाया है, NH66 मुंबई गोवा नेशनल हाईवे। ओके, किसने बनाया है, CSIR के, मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने के द्वारा बनाया। ओके, सो वेस्ट टू वेल्थ ऑब्वियसली, और बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला, आपने न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ में अलग अलग आपने वीडियोज़ एंड इमेजेस देखी होंगी प्रधानमंत्री के, जब वो मुंबई गए थे तो मुंबई में एक ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट था जिसे हम अटल सेतु भी कहते हैं, उसका पूरा नाम ये है, आप पढ़ सकते हो। सो अटल सेतु का इनॉग्रेशन किया था। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ही नहीं बल्कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है। ठीक है, बेसिकली 16.5 किलोमीटर की लंबाई ये सी में कवर करता है। ठीक है, एंड 5.5 किलोमीटर की लंबाई ये एज अ रोड हाईवे कवर करता है, मतलब लैंड पर। ओके,
बाकी कुछ भी काम का नहीं है। फिर वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट वो क्या बोलती है? ये कहती है कि मतलब 2024 के एंड तक रिसेशन, मंदी आएगी, ठीक है, कहीं हर जगह की किसी भी देश की जीडीपी आधी प्रभावित होगी, बस इतना कहती है। इसके अलावा क्या हाईलाइट करती है, हमारे किसी काम का नहीं है, बट एक चीज़ काम की हो जाती है, वर्ल्ड बैंक्स की रिपोर्ट कौन कौन सी है। पहला इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, याद रखनी है आपको। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है। एंड तीसरा, एक सेकेंड, एंड द थर्ड इज, आई एम सॉरी वो छुप गया था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, सो याद रख लेना, 3 रिपोर्ट्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ भी लिखा है किसी काम का नहीं है, ये भी नहीं। फिर इंडिया ने हांगकांग को सरपास कर दिया है, पीछे पछाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया 4th बन गया है स्टॉक मार्केट में, 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है। किसके बाद? सो आफ्टर यूएस, चाइना एंड जापान। यूके भी नहीं है, याद रखना। यूएस, चाइना, जापान के बाद अब इंडिया है, ठीक है। अब वो कैसे बना, कैसे क्या बना, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इंडिया ने 6 मेगा पोर्ट्स को डेवलप करने का सोचा है, प्लान किया है 2047 तक। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। 4 पोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, कोचन, वाइजैग वाला। बेसिकली इसके नाम है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, एटलीस्ट नहीं पूछता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। ई साक्षी ऐप बेसिकली MPLAD की स्कीम होती है, वहीं से ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है टू रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर MPLAD बेसिकली। ओके, MPLAD क्या है? बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल 5 करोड़ रुपए दिया जाते हैं, जिसके थ्रू वो अपने एरिया में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड ऑब्वियसली MPLADs में, ठीक है, SC एरियाज़, ST एरियाज़ को अलग प्रायोरिटी देनी है, उसको अलग परसेंटेज है, ठीक है, जो कि हमारे काम में नहीं है। RAS का एग्जाम होता है तब मैंने पढ़ा था ये, लेकिन ठीक है, विलेजेस में कुछ परसेंटेज ऑफ मनी वहाँ जाता है एंड इसको इम्प्लीमेंट करने का काम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का। पैसा भी बेसिकली इन्हीं के पास आता है डायरेक्ट, ठीक है, MP के अकाउंट में नहीं जाता। ओके, ये बात याद रखनी है। और इसमें तो कुछ ऐसा काम का ज़्यादा था नहीं, बट एक बात और थी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, इसका देखरेख करती है MPLAD स्कीम का। एंड MPLAD का फंड जो है वो नॉन लैप्सेबल फंड है। फॉर एग्जांपल, लैप्सेबल एंड नॉन लैप्सेबल फंड होता क्या है? देखो, अगर 1 जनवरी 2020 को मेरे पास 5 लाख रुपए हैं खर्च करने को और मैं खर्च नहीं कर पाता पूरे रुपए, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए बचे एंड फिर मैं 1 जनवरी 2021 आ चुकी है, अब फिर मेरे पास 5 लाख और आने हैं, तो क्या ये 1 लाख इसमें ऐड होंगे? अगर लैप्सेबल फंड होगा तो 1 लाख रुपए वापस चले जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। एंड अगर नॉन लैप्सेबल फंड है तो ये 1 लाख रुपए इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन जाएंगे 6 लाख रुपए। ओके, सो ये याद रखना है आपको। नॉन लैप्सेबल फंड मीन्स 6 लाख रुपीज़, मतलब एटलीस्ट जो पुराना पैसा होगा वो गवर्नमेंट के पास वापस नहीं जाएगा, वो उसी में ऐड हो जाएगा डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। फिर हमारे पास साइंस एंड टेक वाला पार्ट आता है, पोर्शन है। नाउ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की बात करते हैं। सो बेसिकली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में। इंपॉर्टेंट बात, इंस्टीट्यूट्स के नाम और उनकी लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट में है, ये और मैचिंग के क्वेश्चंस 2 से 3 आते हैं RO एंड UPPCS में, ठीक है, अलग अलग। सो इंस्टीट्यूट्स वाला जो काम है, जब मैं UPPCS करवाऊंगा, वो सॉरी UP स्पेशल के वीडियोस करवाऊंगा, UP स्पेशल कवर करवाऊंगा आपको अच्छे से, तो वहाँ पर हम सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया के भी देख लेंगे। मतलब UP की स्पेशल की वीडियोस तो होंगी, बस उसमें इंडिया का जो भी मिसलेनियस पार्ट्स हैं वो भी वहीं कवर हो जाएंगे। अगेन इसका थीम क्या था, थीम याद रखना ज़रूरी है, साइंस एंड टेक पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ओके, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इन्वॉल्व द पब्लिक इन साइंटिफिक एंडेवर्स फॉस्टरिंग एप्रिसिएशन ऑफ साइंस एंड हाईलाइटिंग हाउ साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऑफर सॉल्यूशन टू इनहेंस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कुल बात में ये है, पब्लिक को साइंस से जोड़ना है एंड पब्लिक को ये बताना है कैसे साइंस आपकी ज़िंदगी को सुखद एंड आराम में बनाती है। ओके, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रेस अलर्ट टर्मिनल सेकेंड जनरेशन, इसरो ने बनाया है इसे, ठीक है। बेसिकली है क्या, जैसे इंडियन वाटर्स है, ठीक है, ये इंडियन वाटर्स हैं बाहर बाहर, होता क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान बैठा है, यहाँ बैठा है श्रीलंका। अब कोई समुद्र में तो बीच में अगर आप, तो आपको तो चारों दिशाएं एक जैसी लगती हैं, मान लो कंपास खराब है तो आप, हो सकता है आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा बहुत बार हुआ है। इंडियन जो फार्मर्स हैं, मतलब
जो एक्वा कल्चर को फार्मिंग करते हैं, यानी जो फिश फार्मिंग करते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत हुआ है, मछली पकड़ते हैं और आगे चले गए। सो उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है, डिस्ट्रेस अलर्ट टर्मिनल सेकंड जनरेशन। हो गया क्या, फिशरमैन अगर सी में फंस गया है तो किसी भी तरीके की इमरजेंसी होगी तो वो मैसेज भेज सकते हैं वहाँ से अपनी बोट से। उस मैसेजेस में उनकी लोकेशन है, उनकी आईडी है, उनका नाम क्या है, सब कुछ उसी में एक ही बार में चला जाएगा। तो दिस विल हेल्प। अब कैसे वर्क करता है, क्या है उसका मैकेनिज्म, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। एक बात, सागर मित्र क्या है, ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो इस ऑपरेशन को देखेगा, ठीक है, डेटाबेस है। दूसरा बस नेविक, ठीक है। सो सागर मित्र एंड नेविक जो है ना, ठीक है, इनको देखेंगे। नेविक बेसिकली क्या है, नेविक इंडिया का नेविगेशन, जैसे कि हमारा गूगल मैप्स होता है, ठीक है, वैसे ही इंडिया का खुद का सैटेलाइट नेविगेशन है, वो है नेविक, ठीक है। इसका पहले नाम IRNSS था, अब नेविक हो गया है, ठीक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसका फुल फॉर्म है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, नेविक की तरह ही दुनिया के पास अलग अलग खुद के सैटेलाइट्स हैं, खुद के गूगल मैप्स कह सकते हो, खुद की रीजनल नेविगेशन है। जैसे कि ग्लोनास किसकी है, रशिया की है। गैलीलियो किसकी है, यूरोपियन यूनियन की है। बाइडू BEIDOU किसकी है, चाइना की है। अगेन नेविक कितना एरिया कवर कर सकता है, जैसे कि इंडिया ये है, सो इंडिया का बाहर का, ठीक है, इंडिया के बाहर का 1500 किलोमीटर का एरिया आराम से इजीली कवर कर सकता है नेविक। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन था, शायद 2021 में था या 2020 में था, उसमें एक स्टेटमेंट था, नेविक या IRNSS जो है वो 5500 ऑफ द एरिया कवर कर सकता है इंडिया के अराउंड, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज 1500 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट डेटा याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो UPSC में भी पूछा गया था, तो देयर इज अ चांस वो UPPCS में रिपीट हो सकता है, एंड UPPCS से वो RO में भी रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि एग्जाम तो एक ही बंदा, पेपर तो सेट एक ही टीम कर रही है ना। नाउ नेविक की बात कर रहे हैं तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला, नेविक में सेटेलाइट्स कितनी है, 3 + 4 याद रखना। टोटल तो बेसिकली 8 हैं, बट एक वर्क नहीं करती, 7 ही करती हैं, मतलब एक का काम है कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। तो टोटल 7 सेटेलाइट हैं, 7 में से 3 हैं जियो स्टेशनरी, 4 हैं जियो सिंक्रोनस। 3 जियो स्टेशनरी हैं, 4 के हैं सिंक्रोनस। इनको मतलब समझाता हूँ मैं, समझो। देखो, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका सन पृथ्वी के अराउंड ईस्ट टू वेस्ट जाता है या वेस्ट टू ईस्ट जाता है। अब मान लो यहाँ जापान है, ये इंडिया है, तो जापान टू इंडिया यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, ऑब्वियसली सन जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, ओके। बट इसी के रिस्पेक्ट में जो अर्थ होगा, क्योंकि घूम तो अर्थ रहा है ना, सन तो स्टेबल है, हमें तो सन लगता है, सो इसलिए जो अर्थ की पोजीशन होगी वो जाती है वेस्ट टू ईस्ट, ओके। सन तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, डन, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए अब अगर कोई सैटेलाइट है, जैसे इंडिया है, वो यहाँ पर है अभी, तो कोई सैटेलाइट अगर यहाँ पर देख रही है ऐसे, ठीक है, मान लो ये हवा में है थोड़ा सैटेलाइट, थोड़ी मतलब ऊंचाई पर है, वो इंडिया को इस तरीके से नज़र रख रही है, एंड उसे वहीं पर नज़र रखना है बार बार। सो इसे भी इंडिया के साथ, यानी कि अर्थ के पर्सपेक्टिव में मूव करना पड़ेगा ना। सो इंडिया अगर अर्थ के घूमने के साथ, अर्थ यहाँ वेस्ट टू ईस्ट घूमा अगर, तो इंडिया अगर ऐसे घूमा, तो वो जो सैटेलाइट होगी उसे भी तो इसी पर्सपेक्टिव में घूमना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी से आता है 2 टाइप की सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस, ओके। बेसिकली ये जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करती हैं सेम स्पीड पर, और एक चक्कर अर्थ का उसी हिसाब से लगाती हैं, ठीक है। सो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या अंतर है, वो इम्पॉर्टेंट है। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का टाइप है, ठीक है। अब कैसे टाइप है, जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब है सिंक करना, मतलब एक साथ, ठीक है। जो मैंने अभी सैटेलाइट का टाइप बताया था कि इस टाइप से घूमेगा, जब इंडिया यहाँ है तो वो सैटेलाइट यहाँ पर है, इंडिया यहाँ आ गई तो सैटेलाइट यहाँ आ गई, इंडिया यहाँ आ गई तो सैटेलाइट यहाँ आ गई, तो वो इंडिया के साथ साथ घूम रही है, इंडिया के रिस्पेक्ट में सिंक होकर घूम रही है, इंडिया के साथ लोकेशन से सिंक है वो। इसी तरह जियो स्टेशनरी भी वैसे ही काम करता है, बट जो एक फ़र्क होता है दोनों में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है ऐसे घूम रही है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होगी वो एक टिल्ट पे घूमेगी, ठीक है, एक निश्चित दूरी तक जाएगी। फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पहुँच गया तो वो सैटेलाइट यहाँ पहुँच गई, इंडिया यहाँ पर है, वो सैटेलाइट इतनी एंगल पर है, इंडिया यहाँ है तो इस एंगल पे, इस एंगल पे है तो सैटेलाइट यहाँ है, इंडिया यहाँ पर है तो सैटेलाइट यहाँ है। बट वहीं पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो बिना किसी टिल्ट के साथ घूमती है। सो टिल्ट का अंतर है, क्योंकि जो अर्थ है ना वो भी 23.5 के एंगल से झुकी हुई है, जो कि आप जानते होंगे ज्योग्राफी में। सो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो थोड़ा एक दो बार वीडियो और देख लेना, रिपीट कर लेना। नाउ जापान बिकम्स द 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। अभी आप जानते हो इंडिया ने चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड कराया था साउथ पोल में, उसका कौन सा पॉइंट था, शिव शक्ति था, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ऑब्वियसली, इसीलिए। एंड ऑब्वियसली वो जो पेलोड वाली कहानी थी, पेलोड पे क्वेश्चन पूछा था चंद्रयान का, वो आप जानते हो कि आर वाले पेपर में इस बार पूछा गया था, ठीक है। सिमिलरली जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम स्पेसक्राफ्ट है, उसने भी मून पे कदम रख दिया है, तो 5वां देश है जापान इंडिया के बाद। सो स्लिम स्पेस क्राफ्ट याद रखना। मिशन किसने कराया था? जाक्सा यानी जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। क्या हुआ, लैंडिंग कैसे हुई, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इससे पहले कौन कौन आ चुका है, तो सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, फिर यूएसए, चाइना एंड इसरो, इंडिया। मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू ऑब्जर्व एक्सरे एमिटेड फ्रॉम डीप स्पेस, मतलब अलग अलग रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, ऐसी एक्स रेज भी होती हैं, ठीक है। वो कैसे एमिट हो रही हैं उनको थोड़ा स्पेस में स्टडी करना है। नाउ केरली एआई चिप की बात करें तो डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने इसे बनाया है, केरल की एआई चिप, ओके। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल क्वांटम मिशन इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछता है यूपी पीसीएस एंड आरओ में, ठीक है। नाउ एक्सपोसेट सैटेलाइट की बात करें तो इसरो ने एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च किया है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है C-58। अब पोलैरीमीटर क्या होता है, मीन्स इतना इंपॉर्टेंट याद नहीं है, बट याद रखना पोलैरीमीटर वॉस का मतलब क्या है, मेजर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट जो पोलराइज करती है उसको मेजर करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट घुसने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, जैसे कि चंद्रयान वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि पेलोड्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही इसके पेलोड्स क्या थे, पॉलेक्स पेलोड था, एक्सरे पोलैरीमीटर का फुल फॉर्म है। दूसरा पेलोड का नाम है एक्सस्पेक्ट, नाम भी तो अजीब है। सो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग पेलोड, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे काम का नहीं है एज पर प्रीलिम्स। स्टेम टेक की बात करते हैं तो स्टेम टेक याद रखना, आई स्टेम लॉन्च किया है समावेश प्रोजेक्ट, बेसिकली आई स्टेम, सो इंडियन साइंस टेक एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप लॉन्च किया है समावेश प्रोजेक्ट IISc बेंगलोर। मैंने अभी कहा था इंस्टीट्यूट्स होंगे जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे वो मैं साइंस एंड टेक में कवर कर दूंगा, कोर्स में मैंने लॉन्च किया है, तो आपने नहीं देखा तो उसे देख सकते हो। दूसरा, इंस्टीट्यूट्स के अलावा जो भी डेज वेज हैं हम उसको अलग से कवर कर लेंगे करंट अफेयर्स में ही। iSTEM to provide support to needy researchers in different ways to strengthen the research and development ecosystem. Now इसी के साथ समावेश प्रोजेक्ट क्या था, टू enhance the research collaboration by enhancing the accessibility to facilities and lab, मतलब जो भी रिसर्चर्स हैं उनको लैब तक पहुंचाने का काम किसका है, समावेश प्रोजेक्ट का है, ठीक है। इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर न्यूरालिंक नाम की एक लिंक है, बेसिक लिंक क्या है, एक ब्रेन चिप है। ब्रेन चिप कहाँ डाली गई, ह्यूमन ब्रेन में डाली गई, किसने डाली? ऑब्वियसली ऐसे खुरापाती काम एलॉन मस्क ही करता है। सो न्यूरालिंक नाम की कंपनी एलॉन मस्क की, जिसने इम्प्लांट की है ब्रेन चिप, ब्रेन चिप का ही नाम है लिंक, और उसने ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया, और ज़रूरी नहीं है कुछ। IIT मद्रास एंड अल्टेयर कोलैबोरेट किया है ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब बनाने में, इतना ही ज़रूरी है, और कुछ याद रखना मत, पढ़ना भी मत। चाइना ने न्यूक्लियर बैटरी डेवलप की है। न्यूक्लियर बैटरी से क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट मिनिएचर एटॉमिक एनर्जी सिस्टम है, मतलब छोटी सी बैटरी है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर पावर आइसोटोप्स का यूज़ करके, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स का यूज़ करके मतलब इन्फिनिट एनर्जी बनाने की कोशिश की है, जो कि बना भी लिए, ओके। सो ठीक है इतना। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट, इसका नाम क्या है, किसने बनाया? बेसिकली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। इसे 2024 अप्रैल में लॉन्च करना है SpaceX रॉकेट से, ओके। अगेन अनुवादनी, बेसिकली AICTE, ठीक है। जैसे हमारा NCERT होता है, NIOS होता है, GNU होता है, UGC होता है, वैसे ही AICTE है, ठीक है। इन्होंने अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। उसमें होगा क्या, बेसिकली कोई किताब है इंग्लिश मीडियम में, उसे ट्रांसलेट कर देगा हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाली तमिल को ट्रांसलेट कर देगा, ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बेसिकली मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चर को बेटर वे में प्रेजेंट करना है एजुकेशन में, उसके लिए ये। जापान ने S3 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक है। सो S3 रॉकेट कहाँ का है, तो जापान का है। अगेन GSLV F-14 इनसेट 3DS मिशन क्या है, सो मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट है इनसेट 3DS मिशन। सो ये है क्या, मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट से मतलब क्या है, वो सेटेलाइट्स जो कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, मॉइस्चर, क्लाउड कवर, सुनामी, ठीक है, तूफान, बवंडर, ये सब खबरें आप देखते रहते हो न्यूज़ में, वो जो मैप्स में आती है ना, वो कहाँ से आती है, मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट से आती हैं वो फुटेजेस। सो आई होप इतना समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत शायद बीच में अटका हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और एसी नहीं चल रहा तो मुझे फ़ैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि साउंड इशू होता है फिर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
हम मार्च में जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, आई प्रॉमिस मार्च में ही कवर करा, सॉरी अप्रैल में साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर कर लेंगे, जिसके बाद आपको पूरा मई जून जुलाई कब मिलेगा। आप आराम से कुछ भी इंप्रूव करना हो उस कंटेंट में आप कर सकते हो। बाकी एज सच फ्रॉम माय साइड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट भी साइंस एंड टेक के लिए पढ़ना मत, PYQs भी अभी मत करो, एक बार मैं करा दूंगा, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, हिंदी मीडियम जो करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में चाह रहा है, मैंने उसको पूरा समझा दिया है। मैगज़ीन लाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो बता रहा हूँ उसको वहाँ पर देखो, उसे वहीं पर हाईलाइट कर लो, एंड जो एक्स्ट्रा मैंने समझाया है वो अपनी लैंग्वेज में वहीं लिख लो। दूसरा वो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ अभी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप एवरी डाउट इज़ क्लियर। कोई और डाउट हो तो मैं मिलूँगा कमेंट सेक्शन में। एंड ऑब्वियसली वीडियो कैसा था, ठीक है, क्या क्या उसमें क्वालिटी इशू कोई था या नहीं था वो मुझे बताना। जो मैंने पढ़ाया वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई वो मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।